तो व्यूअर्स, हमेशा की तरह से हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रौनकें बिखेरता रॉयल कैफे, और रॉयल कैफे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सायरा सिद्दीकी और मैं हूं हिना महमूद। एग्जैक्टली और हमें हमेशा की तरह से उम्मीद है कि हमारे जितने भी प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं एकदम खैरो आफियत से होंगे। और है ना, किस चीज का ऑफ कोर्स सायरा, हमेशा की तरह 5 बजने का कि कब 5 बजेंगे और कब जो है रॉयल कैफे शुरू होगा। हमारे प्यारे से जो गेस्ट हैं उनसे हम मुतारिफ कराएंगे, इसके अलावा हम बताएंगे उनको बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें भी। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, अब हम आपको ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे, स्टार्ट लेते हैं अपने प्रोग्राम का। लेकिन इससे पहले कि मैं आज इंट्रोडक्शन कराऊं कि कौन बहुत हैंडसम, चार्मिंग और जबरदस्त गेस्ट आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आज हमारे प्रोग्राम का क्या थीम है, क्या टॉपिक है और क्या बहुत ही एक इमोशनल सी डिस्कशन हमारे प्रोग्राम में होने वाली है। बिल्कुल सायरा, आज हम बात करेंगे ग्रैंड मदर के ऊपर। ग्रैंड मदर जो हमारी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और बच्चों के लिए तो बहुत ही, माँ बाप से डांट पड़ी है, मार पड़ी है, छुप जाओ दादी माँ प्लीज मुझे बचा ले। और दादी चाहे बच्चों को बचपन में अच्छी फेंटी लगाती हूँ, अपने जो पोते पोती हूँ उनको नहीं मारने देती कभी भी, और बिल्कुल कहानियां सुनाती हैं, एक ऐश कराती हैं। बिल्कुल मामू वाली स्टोरी बिल्कुल, ये बड़ा एक इमोशनल सा टॉपिक है जिसको आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आती हूँ अपने मेहमानों के तारुफ की तरफ। व्यूअर्स, हमारे जो पहले गेस्ट हैं उनके तारुफ से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि अगर हम मौसीकी के हवाले से बात करें और स्पेशली क्लासिकल मौसीकी के हवाले से, तो हमारे कुछ ऐसे लिविंग लेजेंड्स हैं जो कि हमारे मुल्क का एसेट है, हमारे मुल्क का असासा है, अपने अंदर एक इंस्टीट्यूशन है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का फख्र सर से बुलंद किया, और इनफैक्ट ना वो हमारे लिए एक एग्जाम्पलरी कोट है। और ऐसा ही एक नाम है हमारे लिविंग लेजेंड हामिद अली खान साहब का। और फिर उसके बाद ना बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपके फादर या फोर फादर्स अपना इतना नाम बना लें तो जो उनके आने वाली जनरेशन है वो उस नाम को उसी तरह से मेंटेन रख सके, क्योंकि सारा पूरा नस्ल और पूरी जो खानदान का नाम है उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ जाती है, और बड़ा प्रेशर होता है। आपका फन है वो तो आपको विरसे में मिलता है, मिरास होती है, लेकिन उसको मेंटेन रखना दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो ऐसे में कौन वाकिफ नहीं है रागा बॉयज से, जिन्होंने अपनी फैमिली के उस वकार को, उस नाम को उसी तरह से मेंटेन किया। और उनमें से ही एक वेरी टैलेंटेड हैंडसम सॉर्ट ऑफ अ पप्पू बच्चा, वैसे ये मैं व्यूअर्स के सामने कह रही हूँ, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी अपनी खूबसूरत सिंगिंग से आपके दिलों को मोह लिया, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इनाम हामिद। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू रॉयल कैफे। आपकी तशरीफ आवी का बहुत शुक्रिया। और ये जो मैंने कहा ना पप्पू सा बच्चा हैंडसम, ये सिर्फ मैंने व्यूअर्स के लिए कहा, मुझे लगता है दिल से गया आपने। ऑफ कोर्स मैंने दिल से कहा है। थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम श्योर कि आज हम प्रोग्राम को जरूर एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह जी। सायरा, अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ? दैट इज स्माइल। एंड स्माइल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हमारे दांत। हमारे दांत, बिल्कुल। और दांतों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्टर। एग्जैक्टली, हमारे दांत हमें पता चलना चाहिए कि भाई ठीक है, टेढ़े मेढ़े नहीं हो रहे, सही चल रहे हैं, इनको कितनी बार साफ करना है और क्या चीजें खानी है, क्या चीजें नहीं खानी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को जानी है आज, वो हम बताएंगे। हमारे साथ एक ऐसी डॉक्टर मौजूद है, इनफेक्ट डेंटिस्ट हैं, और वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का हल बताएंगे और हमें बताएंगे कैसे हंसना है और कितनी बार ब्रश करना है। हमारे साथ मौजूद है। इसके लिए तो बड़ा एक कॉमिक सी बात भी है कि एक इकलौती बहन के 32 भाई। बिल्कुल सारा, मतलब इकलौती जो बहन है दैट इज टंग, और 32 भाई जो है वो है दांत। तो उन 32 भाइयों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बताइए कौन? बिल्कुल, ज़हरा मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू रॉयल कैफे, और आपकी तशरीफ आवी का बहुत शुक्रिया। वो डेंटिस्ट से ज्यादा से लग रही है, दैट शी इज इन आवर फील्ड, जैसे हमारी फील्ड की। बिल्कुल, स्लिम स्मार्ट से आपकी हमें चेयर सेंटर में रख लेनी चाहिए बिल्कुल। और व्यूअर्स, इसी तरह से हमारे रॉयल कैफे की जान पहचान, हमारा मान, हमारे लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ राही साहब। अस्सलाम वालेकुम। आदाब कैसे आप? खैरियत से हैं? आज तो बड़े यंग बॉय लग रहे हैं, कॉलेज के यंग बॉय, जैसे अभी 2-3 लड़कियों को छेड़ के फौरन मैं यंग लग रहा हूँ, यंग से भाई यंग, अब नहीं करना मुझे तंग जी। बिल्कुल। आज इतने खूबसूरत मेहमान हमारे, चाय, वाह क्या बात है जी। मालिक कायनात ने इनाम दिया है उस वालदैन को जिनके घर में ये इनाम पैदा हो। ऐसा खूबसूरत है ना। हाँ, और दांतों की बात हो रही है तो ये कैसे हो सकता है कि सुहेल की बात ना हो? लाइक हमारे डिम्पल प्रिंस हैं, इनकी स्माइल बहुत अच्छी है। हंस के दिखाएं, डिम्पल भी दिखाइए। और बहुत क्यूट है। क्यूट है ना? क्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आज तो दोनों ही बड़ी प्रीटी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू। तारीफ का ये मतलब नहीं कि हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, हम तुम्हें तंग जरूर करेंगे, क्योंकि उसी से हमारे प्रोग्राम का मजा भी है, उसकी एंजॉयमेंट भी है जी। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। अगर ये सवाल पूछूं कि स्टार्ट कैसे हुआ, तो माशाल्लाह शुरू से फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है।
तो वहीं से इंस्पिरेशन मिली या एक अपना शौक भी? फादर से बहुत इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि हमारी फैमिली में पटियाला घराने में 7 साल की एज में हमें म्यूजिक शुरू करवा देते हैं। 7 इयर्स, ठीक है, ओके। और ये था कि क्योंकि जैसे फैमिली का नाम है तो उसको लेके चलना हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेशर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। तो मैं अक्सर फादर के साथ जाया करता था महफिल्स में, असद भाई के साथ। अच्छा। तो वो देख देख के मैं हैरान होता था कि यार ये बड़ी अच्छी फील्ड है ये म्यूजिक। अच्छा। और लोग हमारी फैमिली की इतनी कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं फादर की। फिर मेरा खुद ब खुद शौक बढ़ता गया, ठीक है। फिर मेरे अंदर जुनून आता गया कि मुझे म्यूजिक सिंगर ही बनना चाहिए। ओके। क्योंकि मैंने अपने फादर की जो उनकी ख्वाहिश थी मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की। ओके, ठीक है। हालांकि मैं डॉक्टर भी बन सकता था, इंजीनियर भी बन सकता था, मॉडल भी बन सकते थे। हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा, मॉडल तो साथ साथ भी बन सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो एक्चुअली फिर वो मैंने ये सोचा कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए जिससे मेरे फादर मुझ पे फख्र करें, बिल्कुल सही, या फैमिली मुझे अच्छा समझे। ठीक। तो ये कि म्यूजिक में फिर मैंने सोचा कि इस फील्ड में इतना एक इंसान का दिल इतना नाजुक हो जाता है, अगर आप अच्छा म्यूजिक सुने तो फिर आप सख्त नहीं रहते, फिर नहीं आप रहते, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं आप। तो मैंने फिर शुरू से, मेरी मदर भी ही चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं। अच्छा। तो फिर ये फैमिली का प्रेशर भी था, ठीक है। लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के किया मैंने, फिर मैंने एफर्ट की, मेहनत फैमिली की। का प्रेशर भी था और शौक भी था। मतलब दोनों चीजें जब हों तो फिर तो बंदा अच्छा। और मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस की थी फादर के साथ ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, अभी भी होती है वो जी। तो उस वक्त मैं 7 साल का था। वाह, मैं क्लासिकल गाया था उसमें। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपकी जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि चूंकि आपका जो माशाल्लाह घराना है दैट इज नोन एज अ क्लासिकल फैमिली या गजलों की तरफ से, बट तुम्हारा जो म्यूजिक है उसमें एक वैरायटी है, सिर्फ उसमें क्लासिकल ही नहीं है, तुम काफी ज्यादा मोड्स को आगे लेके बढ़े हो। तो वो शौक कहाँ से? एक्चुअली जो मुझसे बड़ा भाई वली है, हम 3 भाई, हम तीनों ने डिसाइड किया, वली ने डिसाइड किया हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए। अच्छा। हम एक बैंड बनाना चाहिए। तो फादर, जो मेरे फादर उस्ताद हामिद अली खान साहब है, वो चीज़ की तरह खिलाफ थे। अच्छा। कि हमारी जो फैमिली का जो म्यूजिक है वो क्लासिकल है, तो तुम लोग पॉप की तरफ क्यों जाना चाह रहे हो? तो कराची में एक ट्रिब्यूट हुआ था उस्ताद अमानत अली खान साहब के नाम से। ठीक है। तो हम तीनों स्टेज पे ना बड़ी कंफ्यूज थे कि आज फादर भी परफॉर्म करेंगे तो आज हमें बैंड को बैंड की परफॉर्मेंस देनी है। तो अल्लाह खैर करे, तो जब हमने परफॉर्म किया स्टेज पे तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपने दोबारा परफॉर्म करना। अच्छा, दैट्स नाइस। फिर उसमें हमने ये किया कि अपनी फैमिली के जो रूट्स है उसको हमने छोड़ा नहीं। बैंड में भी, रागा बॉयज में भी हम क्लासिकल को फ्यूजन करके गाते हैं, लेकिन जो आजकल की रिक्वायरमेंट है उसको भी मद्देनजर रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। क्योंकि हजरत अली का कौल है कि जो शख्स जमाने के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो रागा बॉयज जो नाम है, ये नाम कैसे माइंड में आया? ये जो वेरी डिफरेंट नेम ना। हम क्लासिकल में राग गाते हैं, ईस्टर्न में। अच्छा। तो वेस्टर्न इसको रागा कहते हैं। ओके। और ये रागा बॉयज जो नेम रखा है बैंड का, ये फादर ने रखा। अच्छा, अच्छा, उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, ठीक है, आई लाइक इट। उन्होंने कहा कि एक चीज की खुशी है कि आप लोगों ने अपनी फैमिली के जो रूट्स हैं उसको नहीं छोड़ा, तो फिर उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। अच्छा सायरा, जब हम छोटे होते तो हम यही सोचते कि हमने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ठीक है, और हम ज्यादातर डेंटिस्ट नहीं सोचते, हम ये सोचते भाई हमने बस जाके देखना है कि गला खराब हो गया या हार्ट पेशेंट है या कुछ। तो जरा आपने कैसे डेंटिस्ट की फील्ड में क्यों आई? आपने ये नहीं सोचा नहीं मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे हार्ट सर्जन बनना है या मुझे स्किन स्पेशलिस्ट बनना है? इवन गायनेकोलॉजिस्ट। बस एक मिसाल इनके ज़हन में आ गई थी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाह वाह। तो स्पेसिफिकली दांतों की ही फील्ड में क्यों आई? Honestly, when I was in 10th grade ना, तो मेरी फ्रेंड थी, उसका ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो रहा था। सॉरी माजरत के साथ, ये सारे बेचने के लिए जिसको जो ये जो है ना, ये इससे दंदी बड़ी अच्छी काटी जाती नहीं। अच्छा, वो ना आज जब मैं 10th ग्रेड में थी तो मेरी फ्रेंड की ना ऑर्थो ट्रीटमेंट चल रही थी, ब्रेसेस ट्रीटमेंट। उसने मुझे उस वक्त बताया 2010 में कि 80,000 वो चार्ज किया डॉक्टर ने और वो इतना ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मैं वहाँ से बड़ा फैसिनेट हुई, मैंने कहा अच्छा वाओ इतना कमाते हैं डेंटिस्ट। तो मेरी मतलब शुरू से मटेरियलिस्टिक किस्म की वो अप्रोच थी। मैंने कहा अच्छा जी ये तो बड़ा पैसा है डेंटिस्ट्री में। उससे मुझे ये नहीं पता था कि मेहनत कितनी है, कितनी मेहनत है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना। बस मेरी वो फिर अप्रोच थी। साथ पेरेंट्स वो पढ़ाई में अच्छी थी तो पेरेंट्स ने शुरू से यही कहा हुआ था कि आपने डॉक्टर बनना है। और मैं ठीक है डॉक्टर तो बनना है, लेकिन बाद में जब मेरी सिलेक्शन की बारी आई एफएससी के बाद
फिर मैं डेंटिस्ट ही चूज किया था। अच्छा, इज इट ट्रू कि जो एक आपका फिजिशियन है दैट इज MBBS और BDS, तो जो डेंटिस्ट हैं उनकी अर्निंग इज मच मोर एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल फिजिशियन? नहीं, उनकी अर्निंग मच मोर नहीं है एक्चुअली। पता है क्या, उनका अपना मटेरियल यूज होता है। MBBS डॉक्टर का अपना कोई मटेरियल नहीं होता, वो एक कहीं भी जाके अपना सेटअप कर सकता है। डेंटिस्ट्री इज नॉट लाइक दैट, तो उनका एक पूरा मटेरियल का सेटअप होता है, इस वजह से उनका टाइम बहुत ज्यादा होता है। आप MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स आप फ्री हैं। आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आपका मिनिमम कोई भी ट्रीटमेंट है दैट वुड टेक एन आवर। तो डेंटिस्ट आपको अपने टाइम के हिसाब से चार्ज करता है और अपने मटेरियल के हिसाब से चार्ज करता है। उसकी हार्डवर्क तो होती ही है, बट अदर देन दैट वो अपना टाइम एंड मटेरियल कॉस्ट आपसे ले रहा है। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन पाकिस्तान में जो दांतों की तरफ इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, तो हाउ डू यू मैनेज? कितने लोग आते हैं, कौन मतलब विलिंग होते हैं अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराने के लिए? सीरियसली हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट करें, लेकिन आपकी बात सही है कि इवन जो एजुकेटेड कम्युनिटी भी है ना, वो भी इतनी अवेयर नहीं है। मैं अब आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरे पास बड़ी सी वाली देती हूँ कि मेरे पास लाइक मदर्स आती हैं ट्रीटमेंट के लिए, अगर उनके बच्चों के जो डेसिडुअस दांत हैं, जो दूध वाले दांत हैं, मिल्क टीथ हैं, उसमें कैविटीज होगी, तो वो आके कहेंगी इट्स ओके, ये मिल्क टीथ हैं, ये तो शेड हो ही जाने हैं, तो इसको भरवाने की क्या जरूरत है। मतलब आप उस अवेयरनेस लेवल की वो इंतहा देखें कि मतलब क्यों नहीं भरवाने की जरूरत है। बच्चे के मुंह में कीड़ा सजाने के लिए, मतलब एक कीड़ा मुंह में सजाने के लिए, मतलब वो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और आके पेरेंट्स कहते हैं नहीं इट्स ओके, इट्स अ मिल्क टीथ, तो ये तो शेड हो जाएंगे, इसको भरवाने की क्या जरूरत है। स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसके हैजर्ड्स क्या हैं। देख ले, स्मोकिंग कोई कर रहे हैं तो उनको पता ही नहीं है उसके हैजर्ड्स क्या हैं। जी वही बात मैंने देख रहे थे। ओ बात मैं तो करते था, मेरे पापा ना वो सिगरेट पीते थे और सिगरेट पी के बाद में एड़ी से बुझाने की आदत थी। अच्छा। बस एक दिन पी के उन्होंने कुएं में फेंका है। हाँ। बस बुझाने गए। मैं कोई पापा कह के अबू सलाम अलैकुम कह के तो गुजर जाता था। अब पता चले उसी कुएं से लोग पानी भर के लेके जा रहे हैं, प्यास बुझा रहे हैं। अच्छा, हमारा बड़ा मजे का टॉपिक है आज दादी माँ के हवाले से। दादी माँ के हवाले से बड़ा अच्छा टॉपिक है। जो सामने बैठे हुए हैं मेरे डॉक्टर हैं, अल्लाह पाक इनकी जिंदगी करे, इनके काम में तरक्की दे, वो इतनी भी न दे कि लोग कोई आके कसौन मार के दाड़ा कटिए ठीक करा दे। अपने नुमाइंदे भी छड़े इन्हें कोई काफी सारे कि जाओ जाके लड़ो एक दूसरे से, दंद को दो तो मेरा प्रॉफिट है। जब ये डॉक्टर बनी थी ना, अपने पेरेंट्स को लेके गई थी कि इन्होंने सोचा कि इतने पैसे ले रहे हैं, तो इन्होंने क्यों ना मैं खुद बनूं। जब ये डेंटिस्ट बन गई, उसके बाद फोन करके पूरे खानदान में, हेलो क्या हाल है, कैसी तबीयत, ठीक हो ना? तबीयत तो ठीक है, दांतों का सुनाओ क्या। अच्छा, ये जो दादी अम्मा थी वो अपना उनके दांत तो बिल्कुल, तो मेरे पास है ना मुकम्मल वो ऐसा है कि बिल्कुल ठीक बोलेंगे, क्या आ गया ये सारा इनका। अच्छा, ये सारा एजेंडा था, मतलब उस एजेंडे को फिर ये आगे लेकर। बिल्कुल। अच्छा, आप जब छोटे से थे और डांट पड़ती थी पापा से, जो कि आई एम श्योर कि तुम्हें तो लाजमी पड़ती है, ठीक है, तो फिर छुप के दादी के पास छुप जाते थे, उनकी सिफारिश करवाते थे? मैं दादी के पीछे छुप कर, ये मुझे दादी कहती सिर्फ तुम अपने पापा को हंस के दिखाया करो। एक दिन मैंने हंस के दिखाया, ये आगे से बोला मैं तुम्हारे दांत निकाल दूं, और ये पड़े। अच्छा, बाय द वे इसमें से कौन से वाले दांत तुम्हारे? ये वाले, ये छोटे, या ये जो बिल्कुल मुन्नू से हैं? अब ये सारे व्यूअर्स देख लें कि ये सुहेल का वो टूटा हुआ दांत है जो कि और आज हमने उसको डिस्कवर कर लिया रॉयल कैफे में। ऐसी हंसी की एक और बात है, एक बंदा गंदे नाले के पास बैठा ना, पान मुंह में चबाए जा रहा है, मैं उन्हें जाके आख्या, मैं कहा यार तू गंदे नाले के कोल बैठा, मुंह च पान पाया, तुझे बदबू नहीं आती? कहना क्या हो गया भाईजान, पान तो खुशबू वाला है ना। मतलब ये है कि पान खाने से भी दांत खराब हो। बिल्कुल, सिगरेट पीने से भी दांत पूछेंगे भी कि खराब हो कौन सी चीजें जो हैं वो खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। साथ जो पान गुटखा छालिया ना सिर्फ ये दांतों को खराब करता है, बल्कि ओरल कैंसर की ये कॉज का बायस ये कार्सिनोजेंस होते हैं, ये सारे गुटखा पान छालिया वगैरह, तो ये नहीं खाने चाहिए सारे के सारे। इसमें क्या होता है कि इसमें एक्चुअली साइको एक्टिव, इसको हम कहते हैं कि ये साइको एक्टिव हैबिट है। यानी इसका मतलब ये होता है कि हम क्यों इस तरह की चीजें लेते हैं फॉर द स्टेट ऑफ वेल बीइंग,
यानी कि हम बहुत हैप्पीनेस के लिए, यूफोरिक इफेक्ट के लिए, कि उससे खाने से फॉर द टाइमिंग डिप्रेशन कम होता है, एक स्टेट इनर सेटिस्फेक्शन होती है, जैसे मतलब अल्कोहल एंड कैफीन और जो बाकी जो साइको एक्टिव हैबिट्स हैं उनके साथ। इसी तरह पान छालिया के साथ होता है कि आप समझते हो कि आप फॉर द टाइमिंग आप डिप्रेशन से निकल गए हो, आप खुश हो, हर चीज़ आपके इर्द गिर्द सब ठीक है, ये वो। अब इसका एक्चुअली होता है क्या है कि इससे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। ओके ठीक है, इम्यून सिस्टम भी आपका कम होता है। सारी वो चीज़ें, सारी वो हैबिट्स जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं, वो अल्टीमेटली आपके इम्यून सिस्टम को भी कम कर रही हैं। ठीक है, अब जब आपकी कुव्वत मदाफत अंदर से बॉडी में कम होगी तो नेचुरल सी बात है कि बॉडी में चेंजेस आएंगी, इन्फेक्शंस का वो बाइस करेगा। अब इसमें गुटखा पान छालिया में क्या है कि जो हमारी इनामल लेयर है ना, जो आउटर लेयर है टीथ की, वो उससे ये होता है कि इसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, क्योंकि इसे हार्ड नट ना। मैं लंबा तो नहीं कर रही। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इतनी इंटरेस्टिंग मैं बात भी है गया कि था हम डॉक्टर साहब के पास गया था, सॉरी मैं डॉक्टर साहब के पास गया था। मैं डॉक्टर साहब, मेरा जो है ना ये ऊपर वाला दांत जो है ना बहुत दर्द करता है। वो क्या, उन्होंने नीचे वाला निकाल दिया। अच्छा, निकाल दिया। ये क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला दर्द कहते हैं जो कीड़ा था ना इस पे बैठ के उसे तंग करता था। अच्छा, जैसे अभी ज़ाहरा बता रही थी कि ये एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है, लाइक लोग अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए डिफरेंट तरीके अडॉप्ट करते हैं। तो डू यू नो कि अगर मैं थोड़ी सैड होती हूँ या मेरा मूड अच्छा नहीं होता तो मेरा क्या वे है उसको? अच्छा, क्या वे है? दैट इज ऑब्वियसली अ गुड सॉन्ग। और कहते हैं कि अक्लमंद के लिए तो इशारा ही काफी होता है। एंड आई एम श्योर कि आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो आप और आई गेस कि हम सायरा का कोई फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं। बात याद आ गई, इशारे से बात याद आ गई। उन्होंने कहा जी मुल्क का बच्चा लड़ेगा, हर कौम का बच्चा लड़ेगा, क्योंकि हमारा हमने करना अपना दिफा करना। तो एक बंदे वो फौज में भर्ती हो गए, वो फौजी तो नहीं थे लेकिन आम सिविल आदमी से वो भर्ती हो गए आगे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो कान पे से ना गोली गुजरी, ऐसी था क्यों करके गुजर गए, छोड़ के वापस आ गए। नहीं जी मैं नौकरी नहीं करूंगा। कहते क्यों? कहते बस समझदार के लिए इशारे। तो क्या सुनाएंगे आप? और फिर आगे चले गए, सॉरी जी जी नहीं अभी हम पहले सॉन्ग सुनेंगे। नहीं, गन लेके फिर आगे चले गए, बढ़ रहे हैं आगे, अच्छा, बढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो रास्ते में कब्रिस्तान आ गया, उसने एक कब्र को जफा लगा लिया ऐसे। अच्छा, कहता भाई मैं इसे नहीं उठने देता, तुम अगलों को संभालो। जी नाम भाई ठुमरी है हमारी फैमिली की, मोरा सैयद उसे बोले ना। वाह वाह, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट। एग्जैक्टली। तो काफी लोग इसको गा रहे हैं, तो मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ। सावन भी तो जाए बेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस बिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया माशाल्लाह मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार गए, मोरा सैया मुँह से बोले ना। सायरा इतनी प्यारी आवाज और माशाल्लाह पर्सनालिटी भी इतने हैंडसम, तो इनके तो बहुत ज्यादा फैंस होंगे ऑब्वियसली, और फीमेल फैंस तो बहुत बिल्कुल ज्यादा। सायरा, तो इनसे तो क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है कि कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई क्रेजी फैन जो पीछे पड़ गई हो, बिल्कुल कोई ऐसा वाकया जिसने आपकी जान खा ली हो, यहाँ बड़े इरिटेट हो गए। आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है ना वो हमारे साथ शेयर करें। इंडिया में हम परफॉर्म कर रहे थे, मुंबई में। अच्छा, ओके। तो वहाँ पर एक जानने वाली थी, तो उनका नाम था रूपाली। ओके। तो मुझे नहीं पता था, यस इंडियन, हिंदनी थी वो। तो अब मुझे नहीं पता था कि वो इतनी दूर से चलकर आती थी। मिलाड वहाँ पे एक जगह है। अच्छा। तो वो 2 घंटे का सफर करके वो मेरे होटल में आती थी जी। तो मुझे नहीं पता करने के लिए। हाँ जी। तो अब मुझे नहीं पता था कि वो क्यों आती है इतना। तो मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था इतना खास।
मैं अपना नॉर्मल इतना खास नहीं था, थोड़ा बहुत नहीं, वैसे था ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था उस तरफ। अब जितने भी बैंड्स के मेंबर थे, म्यूजिशियन थे, सब उनकी तरफ देखते थे जी। तो वो एक दिन रो पड़ी। अच्छा। तो मुझे कहती है कि ना मैं इतनी दूर से चलकर आती हूँ तो आपको तो ख्याल ही नहीं कुछ भी। मैं कहा किस चीज़ का ख्याल? मैं कहा क्या हो गया रूपाली? कहते हैं मैं इतनी दूर से आपके लिए आती हूँ और आगे से आप नो लिफ्ट से कहते हैं। तो बकायदा वो रोना शुरू हो गई। तो मैं कहा मुझे कुछ समझ नहीं आई। अब मैं जान के उसका ना थोड़ा सा उसको ज्यादा पूछना चाह रहा था क्या प्रॉब्लम क्या उगलवाना चाह रहे थे। हाँ जी। तो कहती मुझे ना मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपनाना चाहती हूँ। तो मैं क्या वो कैसे? मैं क्या आप हिंदू हैं मैं मुसलमान हूँ? तो उसने कहा कि मैं आपके लिए मुसलमान हो जाऊंगी। अच्छा एक्सट्रीम। फिर लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं क्या नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं बहन जी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे होते हैं किसी वक्त खराब हो जाए। कोई पता नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी करके घर पे आऊँ तो अम्मा को कहता हूँ नमस्कार। अच्छा इनाम, इसी फील्ड से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लासिकल को गाना और निभाना बहुत मुश्किल काम है। लाइक अगर आप पॉप म्यूजिक की बात करो या जिस तरह से आजकल रिमिक्स चल रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली इजी है। बहुत से लोग इसको ट्राई तो करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो हमारे आजकल यंगस्टर्स हैं क्लासिकल में वो अपना वो रंग नहीं जमा पाए जो कि खासियत माशाल्लाह एक आपके खानदान की है। इस तरह है कि जी सारा जी की बात ये है कि मेहनत उस तरह कोई करना नहीं चाहता। ठीक है। और ये काम दुनिया का कोई भी काम हुआ है अदब का जी, बड़ों की रिस्पेक्ट पहले आती है। बिल्कुल ठीक। आजकल के दौर में हर कोई शॉर्टकट रास्ता तलाश करता है। वो चाहते हैं हम सिर्फ दिनों में स्टार बन जाए, दिनों में सिंगर बन जाए। तो ये काम ऐसा है कि ये इसके ऊपर टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है पहले कि बड़ों की रिस्पेक्ट अदब बहुत लाजम है। हाँ जी, ऐसे ही है। इसी तरह से आजकल के बड़े फखर से बताते हैं हमने गाना किसी से नहीं सीखा। उनके लिए फखर की बात है। हाँ जी, उनके लिए फखर की बात है। गाना किसी से नहीं सीखा और आता भी नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये कि मेहनत कोई नहीं करना चाहता। अब ये नहीं कि मैं इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अगर आप देखें अगर मैंने मेहनत ना की होती, ना करूँ ऑब्वियसली, बिल्कुल, तो कोई भी नहीं सुनता, फिर नहीं सुनता। हालांकि हमारे लिए गाना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है। जैसे भाई मेरे सामने बैठे हैं, अब इनके लिए ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। काफी जगह पे ये मेरे साथ ये होता रहा कि आपके लिए गाना बहुत ईजी है, तो मैं आगे से कहता था हमारे लिए गाना अजाब है। बिल्कुल, इतने बड़े खानदान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं माशाल्लाह, रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा, ऐसे बड़े लोगों की औलाद है, देखिए अब सुने अब क्या करता है वो सारी इज्जत। और वो जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि मतलब माशाल्लाह फादर का इतना बड़ा नाम था, तो अब देखते हैं कि बेटे ने उसको किस तरह से अडॉप्ट। लेकिन आपकी दुआओं से जहाँ जहाँ भी परफॉर्म किया, इंडिया, आउट ऑफ कंट्री, बड़ा पाकिस्तान को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लगा हो कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन घर आके फिर पापा से डांट पड़ी हो कि ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, आज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी? कभी ऐसी कोई छोटी मोटी सी क्लास हुई है? शुरू में होता था, लेकिन ये था कि जो मुझसे सबसे बड़ा भाई नयाब है, मैं आपको एक फनी वाकया सुनाना चाहता हूँ कि फादर से हम तीनों भाई बहुत डरते हैं जब स्टेज पे होते हैं ऑन द स्टेज। तो जो सबसे बड़ा भाई नयाब है वो फादर से ऐसे कि फादर सामने आ जाए तो उससे गायब भी नहीं जाता, ये नहीं कि सही। तो एक ननकारा सिंह एक जगह है जी जी, तो काफी वहाँ पर सिख भी आते हैं, वो उनकी कोई इबादत गाह बनी हुई है जी। हाँ, ननकाना। हाँ जी, ननकाना। तो वहाँ पर ना गाने को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं, वो क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं। तो आज भाई ने कहा, मुझे नयाब ने कहा कि आज सबसे पहले तुम गाओगे। अच्छा। तो मैं कहा यार अब वो बैठे होंगे तो मैं मेरी साड़ी गई फुल टाइम। अब मैंने शुरू किया, मैं अंदर से डरा हुआ था, जब मैंने शुरू किया तो शुक्र है कि इज्जत के साथ वापस आ गया। सही सही। अब अपनी आपकी बारी आई फादर के साथ। तो मैं अंदर से बड़ा एक्साइटेड कि अब देखते हैं क्या होता है। अब शुरू में फादर गा रहे, तो फादर ने आपकी तरफ देखा कि शुरू करो, तो हमने आपकी आवाज नहीं सही। तो फ्री हुआ कि फिर बड़ा प्रेशर में आ गया, तो सम टाइम फादर का भी बहुत प्रेशर फील होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब बहुत अच्छा भी मैं गाऊं या कहीं परफॉर्म भी करूं, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छा गाया। आज तक उन्होंने कभी मेरे मुंह पे, हम तीनों भाई की कभी भी तारीफ नहीं की। उन्होंने अभी यही कहा कि बेटा भी मेहनत करो। और ये भी पता है एक टैक्टिक्स होती है। एग्जैक्टली। अच्छा ज़हरा, ये बताइए कि ये बल्कि हमारे व्यूअर्स देख भी रहे हैं, आई गेस कि ये बिल्कुल ठीक वाला डांस है। सुहेल, ये तुम्हारा नहीं, थोड़े बड़े साइज का है। ये वाला जो है ये कैविटी, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको एक्सप्लेन भी करें। और अच्छा, पहले मैं आपको नॉर्मल टूथ एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? ये हमारा नॉर्मल टूथ है। इसमें जो आउटर लेयर है ये इनामल है, जो हमें हमारे मुंह के अंदर नजर आती है। द वाइट पार्ट इज इनामल, ठीक है? और ये सबसे हार्डेस्ट होता है, मतलब जितनी बोन हमारी बॉडी में स्ट्रांग होती है उतना ही ये स्ट्रांग एंड हार्ड वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट एज कंपेयर्ड टू द बोन, ठीक है? उसके बाद द सेकंड लेयर इज डेंटिन, ठीक है? अब
एंड द थर्ड लेयर इज पल्प, Okay. जो इनर मोस्ट होती है। अब ये आपका नॉर्मल टूथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब लेयर समझने में जरा इजी हो जाएगा कि जब कैविटी लगती है यानी दांत में कीड़ा लगता है तो वो कहीं से भी लग सकता है, ऊपर से भी लग सकता है जो हम जहाँ से चबाते हैं, या दांतों के दरमियान में जो अंदर वाली जगह होती है जो दो दांतों के दरमियान में होती है वहां से भी लग सकता है। अच्छा, जब तक तो ये एनामल के अंदर रहता है, फर्स्ट लेयर के अंदर, तो तब तक जो सबसे हार्डेस्ट होता है। मतलब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि कीड़ा इतना स्ट्रांग होता है कि वो इतनी हार्ड एनामल को भी डिमिनरलाइज करके होल बना देता है। ठीक है, तो उसमें ये क्योंकि जो कीड़ा होता है दैट इज बेसिकली अ बैक्टीरिया। अगर आप मुझसे पूछें व्हाट इज कीड़ा, मेरे से आगे बच्चे पूछते हैं कहाँ है कीड़ा, मैं कहती हूँ दैट्स एक्चुअली अ बैक्टीरिया। ये जरासीम होते हैं मुंह के अंदर। ठीक है, जब वो दांत को खाना शुरू करते हैं, यानी दांत के ऊपर जो खाना वगैरह लगा रह जाता है और हम उसको टूथब्रश नहीं करते हैं, उसको साफ नहीं करते हैं दांतों को, तो ये कीड़ा जो है एक एसिड सिक्रीट करता है। बैक्टीरिया जो है एसिड सिक्रीट करते हैं। वो एसिड्स दांतों के अंदर से जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, दांतों के अंदर से मिनरल्स, उसको निकाल देते हैं, ठीक है, डैमेज करते हैं, डीमिनरलाइज कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। ठीक है, मिनरल्स यानी दे टेक द मिनरल्स आउट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो उसकी वजह से दांत वीक होके ब्रेक हो जाता है। ठीक है, फिर होल बन जाता है। अब होल का क्या है? होल इज द लास्ट। अगर होल बन गया तो फिर तो आपको डेंटिस्ट के पास आके उसको फिल करवाना है, उसको ट्रीट करवाना है। होल बनने से पहले इनिशियली क्या होता है कि एनामल में थोड़ा सा कलर चेंज आना शुरू हो जाता है। वो डेंटिस्ट देख के बता सकता है कि अब ये इसको कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आप खुद से देख के नहीं पहचान सकते उसके अंदर। ठीक है, एनामल से वंस इट गोज टू द सेकेंड लेयर, मतलब डेंटिन में, तो फिर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। मतलब वही कीड़ा जब पहली लेयर से दूसरी लेयर में जा रहा है तो सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। सेंसिटिविटी में क्या होगा? गरम, ठंडा, मीठा और खट्टा, चारों जो जब ये इसके सेकंड लेयर में जाएगा फिर सेंसिटिविटी। फर्स्ट लेयर में अगर कीड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब उसमें ना कोई दर्द होएगी, ना कोई ठंडा मीठा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यूजुअली फिर अननोटिस्ड रह जाता है। सेकंड लेयर में जब आएगा तो सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी और हल्की हल्की पेन भी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर वो पेन मतलब जब अगर आपने खाना खाया उसके कुछ देर बाद वो आपको स्टार्ट हो गया पेन, वो चले गई है, तो दैट मीन कि वो ठीक हो गया। पर इसी तरह अगर अनट्रीटेड रहेगा तो डेंटिन से ये पल्प थर्ड लेयर में जाएगा। अगर पल्प में चला गया कीड़ा तो फिर शदीद पेन स्टार्ट हो जाती है, तो फिर डेंटिस्ट के पास आया जाता है। हम कहते हैं कि पहले आना चाहिए ताकि फिलिंग से मसला सॉल्व हो जाए। अगर ये पल्प के अंदर चला गया फिर इसका फिलिंग हल नहीं है, फिर उसको दांत को डेड करना पड़ता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है और वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। प्लस ये कि आपको अपने पेन भी बहुत ज्यादा होती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, एक लंबा प्रोसीजर भी है और आपको अपने नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर से हाथ धोना पड़ता है, उसकी जगह एक आर्टिफिशियल। बिल्कुल ठीक। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने वो बताई वो थी ब्रश के हवाले से। और ये ब्रश है अक्सर ऐसे होता है कि हम ब्रश सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे होते, हमें पता ही नहीं है किसका ब्रश है। ये सुहेल आप साथ ले अच्छा, मैंने उसको बोला कि यार मुझे बताना तुम्हारे दांत इतने साफ कैसे हैं, तो ही सेड कि मैं ये वाला ब्रश यूज करता हूँ। इट्स स्पेसिफिक। कीड़े से याद आया, और ये टीथ भी। हाँ, कीड़े से याद आया, एक बंदा अमरूद वाली रेडी के पास खड़ा हो गया तो उसने ऐसे पकड़ा अमरूद और खाना शुरू हो गया। कहना यार है कि मेरे अमरूद च कीड़ा है, चिकन अमरूद है, खुश नसीब हो। कल ऐसे अमरूद च एक बंदे की मोटरसाइकिल निकली। अच्छा जी, तो अभी आप हमें बताएंगी कि कैसे ब्रश करना है। बिल्कुल, इस तरह से हमने ब्रश करना है। और मुझे भी पहले बताएंगे इसमें वो गंडेरी चूसने वाले कौन से दांत हैं? ये देखे ना, मैंने भी बताया था कि 32 भाइयों की चने चबाने वाले और गंडेरी चूसने वाले वो दांत होते हैं जो बहन ये देखे ना टांग को 32 भाइयों की। अगर इसके पीछे भी कोई चीज होती ना तो ये पूरा ब्यूटी बक्स बन जाता है। नहीं, अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया है। अच्छा, तो इसमें अच्छा नॉर्मली ये कि लोग कहते हैं हम तो टूथब्रश करते हैं लेकिन फिर भी हमारे मुंह में कैविटीज हैं, फिर भी दांत में कीड़ा लग जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आंसर ये है कि आप टूथब्रश तो करते हैं पर जो नहीं करता जो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो उसका मेथड, टेक्निक और टाइमिंग्स है। मतलब टूथब्रश करना ही ये सब कुछ नहीं है, उसका टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं। कितने टाइम के लिए करना चाहिए? अच्छा, टाइम ओके, कमिंग टू द टाइम, आपको ट्वाइस
करना चाहिए मिनिमम, ठीक है, ट्वाइस रात को सोने से पहले, क्योंकि जितने भी 90% ऑफ द कैविटीज़ हैं वो रात के टाइम लगती हैं जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि हम जब टूथब्रश नहीं करके सोएंगे तो जितना खाना हमारे अंदर दांतों के साथ लगा हुआ है उनको बैक्टीरियल एक्सपोजर टाइम ज़्यादा उनके पास हो जाएगा। मतलब अगर आप 6-7 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं तो उस 6-7 आवर्स में वो बैक्टीरिया उसको कंटिन्यूसली खाते रहेंगे बिकॉज दे टेक देयर न्यूट्रिशन आउट ऑफ योर माउथ, ठीक है। तो इसलिए अगर आप रात को टूथब्रश करके सोएंगे तो उन बैक्टीरियाज के पास ट्वाइस अ डे एवरी डे या लेकिन कितने टाइम के लिए ब्रश करना है? हम बस एक मिनिमम 2 मिनट्स इससे कम में तो आपकी प्रॉपर हाइजीन नहीं आ सकती। ऐसे अगर ऐसे अच्छा ज़रा पता है ये भी ट्वाइस करते हैं, बट पता कब करते हैं? एक सोने के बाद और एक उठने से पहले। क्योंकि आज बड़े चुपचापे मैं चाह रही हूँ कि आप बोलें, आप बोलेंगे तो ये जो आपकी दांतों की खूबसूरती खुल के सामने आए। नॉर्मली मतलब आपने जो टाइमिंग बताई है नॉर्मली इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन आइडियली ये है कि रात को सोने से पहले किया जाए। सुबह उठ के जब आप उठें तो सिर्फ कुल्ली कर लें, कुल्ली करके नाश्ता करें, ठीक है, अपनी ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट करने के बाद करें, ताकि जब ब्रेकफास्ट से लेके जो नेक्स्ट मील टाइम है, जो लंच टाइम है, उसके अंदर जो 4-5 आवर्स का गैप है वो भी नीट एंड क्लीन। अच्छा अगर हर खाना खाने के बाद 3 टाइम नहीं, ये ट्वाइस है। मैंने जो आपको बताया कि रात को सोने से पहले और सुबह उठ के नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले नहीं करना, क्योंकि जब आप रात को करके सोएंगे तो माउथ तो क्लीन होएगा ना, तो सुबह उठेंगे तो जस्ट करने का प्रॉपर वे क्या है? करने का प्रॉपर वे भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा कैसे होगा अगर ख्वाब में वो आम चूस रहा है तो रोटी खा रहे, किसी की दावत है ख्वाब में वो खाए, तो फिर तो बुर्श करना पड़ेगा ना, फिर वो भी ख्वाब ही देखेगा कि मैं ख्वाब में आम तो एक्चुअली उसको कुछ मिलेगा नहीं अंदर खाने के लिए ना, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग द डे अगर कोई ऐसी बड़ी मतलब स्टिकी कोई चीज़ ली है और आप फील कर रहे हैं कि मुझे टूथब्रश करना चाहिए तो ज़रूर 1 टाइम आप ऐड भी कर सकते हैं, बट मिनिमम ट्वाइस अ डे। अच्छा, अब जो प्रॉपर मेथड है, अब हम क्या करते हैं, मुंह बंद करके घिसाना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा मुंह खोलें, ठीक है, थोड़ा सा मुंह करें ताकि आपके टूथब्रश को भी थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल हो। अच्छा, बिफोर दैट टूथब्रश सिलेक्शन भी है, ये मैं पहले बता दूं टूथब्रश की सिलेक्शन। अच्छा, जब भी आप अपने टूथब्रश को सिलेक्ट करें तो मेक श्योर कि वो सॉफ्ट हो, ठीक है, सॉफ्ट हो। अब क्योंकि हमारी डाइट पैटर्न्स ऐसे हैं कि अब हम सॉफ्ट डाइट ज़्यादा लेते हैं, हम इतनी हार्ड डाइट जो है वो नहीं करते, तो अब हमारे जो गम्स हैं वो इतने हार्ड नहीं हैं कि वो हार्ड टूथब्रशेस को जो है ना बर्दाश्त कर सकें। तो व्हेनेवर यू सेलेक्ट अ टूथब्रश मेक श्योर इट्स सॉफ्ट। उसके ऊपर लिखा होता है सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड, तो ऑलवेज गो फॉर द सॉफ्ट, ठीक है। सॉफ्ट में क्या होता है कि मिनिमम ब्लीडिंग, इवन नो ब्लीडिंग, ठीक है। जो हार्ड जितना हार्ड होता है उसके ज्यादा ब्लीडिंग के भी चांसेस ये होते हैं, और प्लस उसमें लाइक क्रैक्स भी टूथ में वो ज्यादा करता है, एब्रेसिव उसका इफेक्ट होता है हार्ड का। सो सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। और आगे से तकरीबन, ये तो बहुत बड़ा है ना, आगे से थोड़ा नैरो होना चाहिए ताकि लास्ट हमारे मोलर्स हैं, ताकि जो लास्ट नॉर्मली मार्केट में ना इस शेप के अवेलेबल होते हैं। मुझे लग रहा है नाम को ये बहुत पसंद आ गया, क्योंकि वो आपने नोट किया है कि ब्रश के लिए कितनी चीजें नोट करनी पड़ती है कि आगे से नैरो हो और सॉफ्ट होना चाहिए। हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर मामा फोन करके पूछे अच्छा कौन सा ब्रश चाहिए, मामा येलो, रेड लेके आना है, ग्रीन वन लेके आना। कलर सिलेक्शन भी ठीक है, वो भी अकॉर्डिंग टू होना चाहिए। सारी फैमिली के एक जैसे सिर्फ कलर ही देखते हैं। हाँ, वो भी इसलिए जरूरी है कि सारी फैमिली के मिक्स ना हो जाए, आपको पता हो कि डिफरेंट कलर के आप क्या हार्ड और सॉफ्ट ये जितना ये अभी आया है, पहले जमाने पहले जमाने में मसवाक को तोड़ते थे, वो तो एक ही होता था, तो वो सारा, हाँ जी, उससे वो सारा हो जाता है। वो मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि हमारे अब डाइट पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। पहले जो डाइट थी वो क्या होती थी, रोटी, सालन, गोश्त, चिकन, सारा कुछ मतलब हार्ड डाइट होता था, तो ठीक है, मतलब हार्ड आप टूथब्रश भी करते हैं। अब तो आप फास्ट फूड है, फास्ट फूड सारा वो स्टिकी फूड है। ब्रेड से हमारा सुबह का आगाज ही ब्रेड से होता है, ब्रेड तो सारी अंदर मुंह के अंदर स्टिक कर जाती है, तो उसके लिए अब हार्ड टूथब्रशेस आप हर चीज ही फास्ट हो गई, हर चीज फास्ट हो गई। पहले होते थे वो मुंह के दांत, वो देखो भाई इसके मुंह में दांत, अब हम कह रहे हैं वो देखो घुटने वाले दांत। मैं आपको ना थोड़ी सी इसमें ऐड भी कर दूं कि जब हम हार्ड हार्ड फूड लेते हैं ना, हार्ड फूड जैसे लेट्स सपोज हमने एप्पल लिया है, ठीक है, एप्पल कितना हार्ड है, जब हम उसको आगे से च्यू करते हैं तो वो उसका जो अंदर नेचुरल एब्रेशन इफेक्ट है ना, वो दांतों के अंदर से सारी पिलाहट
और जो सारा गंद लगा होता है दांतों के साथ वो उसको साफ कर लेता है। मतलब जितना आप हार्ड फूड ले रहे हैं आप आपकी बॉडी भी तो उसी हिसाब से डेवलप कर ली ना। अगर आपने बचपन में जो आपने बात की ना कि हार्ड, वो बचपन से हार्ड फूड खाते हैं तो उनके दांत भी उस हिसाब से जैसे हम हो गए हैं हार्ड फूड खाने वाले। लेकिन अब जो छोटे अब जो जनरेशन है, अब की जनरेशन नहीं बल्कि हमारी जो सारी जनरेशन है वो शुरू से बल्कि हमारे व्यूअर्स भी वेट करेंगे। बिल्कुल, पहले चाहूंगी कि आप ब्रश करना बता दें। ओके, थोड़ा सा ये कि मुंह खोलिए। ये क्या कर रहे हो, मेरे सामने मुंह खोल रहे हो? शीशे के सामने जाके। अच्छा, उसके बाद आपने जो अपना टूथब्रश है वो गम्स के ऊपर रखना है, गम मार्जिन के ऊपर, ठीक है। गम मार्जिन के ऊपर वाले दांतों को ऊपर से नीचे की तरफ साफ करना है ताकि जो दो दांतों के दरमियान जो इंटरडेंटल स्पेस है वो भी साथ साफ हो। अगर आप इसे दांतों को ऐसे स्क्रब करेंगे ना तो जो दो दांतों के दरमियान वाली जगह ये साफ नहीं होगी और साथ में गम्स भी इससे हर्ट होंगे, इरिटेट होंगे और ब्लीडिंग होगी। अगर व्हेन यू कीप योर टूथब्रश ऑन द गम तो इससे क्या होगा, जिंजाइवल मसाज भी होगा। जितना जिंजाइवल मसाज होगा उतना गम स्ट्रांग होंगे, ठीक है। साथ जो गम्स के अंदर भी सारे बैक्टीरियाज हैं वो भी वाइप ऑफ होंगे। सो द प्रॉपर मेथड इज टू प्लेस योर टूथब्रश ऑन द गम एंड देन स्लाइड downwards. Okay. ठीक है, for the upper jaw, and for the lower jaw you have to place the toothbrush on the lower gum and then slide upwards. Okay. हिना पता चल गया दांतों को ऐसे ब्रश करना है आप। तो ये जो रगड़ने वाला सिस्टम है ना, इसको और गम्स को कैसे करेंगे? हम अवेयरनेस हर प्रोग्राम में हर लेवल पे जाके, स्कूल लेवल पे जाके हम ये क्रिएट करते हैं क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं है। जो जिसको भी पूछ लो टूथब्रश, इवन समटाइम डेंटिस्ट भी जो होते हैं जो वो भी गलत कर रहे थे, कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी जो कमर्शियल एड्स हैं उसमें सब ऐसे ही चल रहा होता है। कमर्शियल एड्स बेसिकली एक गलत इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं अगेन थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दूं कि गम्स के ऊपर रखे टूथब्रश को ऊपर वाले दांतों को ऊपर से नीचे साफ कीजिए, सारे दांतों को ऐसे, ठीक है आपने। और जो अंदर वाली सरफेस है इसको जैसे मर्जी करें, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपकी गम्स, हमने इसको इनर साइड से भी करना है साफ, इनर साइड से भी करना है, बल्कि सारा कैलकुलस सारा लगता ही मोस्टली इनर साइड है। वो इस वजह से कि हम अंदर से ब्रश ही नहीं करते हैं। तो अच्छा, जो ये भी बता दें कि ये बक्सी पर नहीं होके करना है या कैसे बता दें ताकि हमें आज ही वो पता चले। वो हम जरूर पूछेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टाइम हो जा रहा है हमेशा की तरह से एक छोटी खट्टी मीठी सी ब्रेक का, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे एक सॉन्ग की तरफ। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो भी इंसान अपना एक नाम बना लेता है, मकाम बना लेता है, वो चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर जाए, तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा जो नाम है, हमारी जो पहचान है वो पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान से हैं, एग्जैक्टली। ऐसा कभी भी नहीं होता। हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। आप पहले ये देखें कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया, क्योंकि आपके साथ पाकिस्तान का नाम लगता है, ये इम्पोर्टेंट है। हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी कंट्री ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर जाके आप जितना भी नाम बनाए, लेकिन काइंडली अपनी पहचान मत भूलिए। अरे सहरा, आप तो इतनी समझदार हो गई। जरूर नहीं किया। इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि अब हमारे एक नेशनल सॉन्ग की तरफ, जो कि ट्रिब्यूट है हमारी पाक धरती के लिए। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है और आई थिंक फर्स्ट टाइम ये आप यहाँ पे प्ले करने जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि आप सबको ये सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन इस सॉन्ग के बाद हम फौरी तौर पे जाएंगे ब्रेक पे। तो छोटी सी खट्टी मीठी ब्रेक। कीप वॉचिंग रॉयल कैफे, लेकिन उससे पहले आप एंजॉय कीजिए हमारा जबरदस्त सा नेशनल सॉन्ग। मेरा इश्क दीवाना, मेरा देश सुहाना, मेरे दिल दा तराना, मेरा देश सुहाना। मेरा इश्क दीवाना, मेरा देश सुहाना, मेरे दिल दा तराना, मेरा देश सुहाना। ऐ मेरे दिल दा खुशियां मना, गुनगुना मुस्कुरा, ऐ मेरे दिल दा खुशियां मना, गुनगुना मुस्कुरा। आजादियों का परचम सर उठा के लहरा, ऐ मेरे दिल तू गा खुशियां मना, ऐ मेरे दिल का खुशियां मना, गुनगुना मुस्कुरा, ऐ मेरे दिल का खुशियां मना,
फसाना, जिंदगी का तराना, धरती का फसाना। सबको सुना, जश्न मना, जश्न मना, जश्न मना। आजादियों का परचम सर उठा के लहरा, ऐ मेरे दिल तू गा खुशियाँ मना। ऐ मेरे दिल का खुशियाँ मना, गुनगुना मुस्कुरा। ऐ मेरे दिल का खुशियाँ मना, गुनगुना मुस्कुरा। मेरा इश्क दीवाना, मेरा देश सुहाना, मेरे दिल दा तराना, मेरा देश सुहाना। मेरा इश्क दीवाना, मेरा देश सुहाना, मेरे दिल दा तराना, मेरा देश सुहाना। ऐ मेरे दिल का खुशियाँ मना, गुनगुना मुस्कुरा। ऐ मेरे दिल का खुशियाँ मना, गुनगुना मुस्कुरा। आजादियों का परचम सर उठा के लहरा, ऐ मेरे दिल तू गा खुशियाँ मना। ऐ मेरे दिल का खुशियाँ मना, गुनगुना मुस्कुरा।